Geneva, this is Air India 101. We are past the Mount Blanc over negative Air India. You are 5 miles away. एयर इंडिया का बोइंग 707 प्लेन पहाड़ों के ऊपर से जा रहा था एंड जिनीवा में लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेविगेशन सिस्टम खराब होने की वजह से कैप्टन को पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर है। बाहर अंधेरी रात थी, बर्फीला तूफान चल रहा था एंड इसकी वजह से टर्बुलेंस बहुत ज्यादा था और विजिबिलिटी ना के बराबर थी। प्लेन धीरे धीरे बादलों की बीच में से नीचे डिसेंड कर रहा था, लेकिन कैप्टन को कहाँ पता था कि इन बादलों के बीच कहीं माउंट ब्लॉन्क इनका इंतजार कर रहा है। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स काफी ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन इन्हीं पैसेंजरों में एक डॉक्टर जहांगीर होमी बाबा भी थे। वहाँ जिनीवा कंट्रोल टावर में ऑपरेटर्स प्लेन को नीचे डिसेंड करता हुआ देख रहे थे। 19,000 फुट, 18,000 फुट, 17,000 फुट। Why they are descending? Did they pass the Mont Blanc? लेकिन अचानक से प्लेन रडार से गायब हो जाता है। Air India 101, you copy? Air India 101, come in. लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता एंड प्लेन जिनीवा में कभी लैंड ही नहीं करता। तो दोस्तों, आखिरकार इस प्लेन के साथ क्या हुआ? क्या एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार बन गया या फिर ये कोई सोची समझी साजिश का एक शिकार बन गया था? तो आइए दोस्तों समझते हैं द स्टोरी ऑफ एयर इंडिया 101। 24 जनवरी 1966, मुंबई सेंटा क्रूज एयरपोर्ट। एयर इंडिया 101 अपनी उड़ान की तैयारी कर रहा था। ये एक बोइंग 707 प्लेन था जिसका नाम कंचनजंगा रखा गया था, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस प्लेन के कैप्टन थे जोई डिसूजा, जो कि सिर्फ 18 साल के थे, लेकिन उनके पास हजारों घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। ये फ्लाइट इंडिया से लंदन जाने वाली थी, जिसमें दिल्ली, बैरूत, जिनीवा एंड लास्ट में हीथ्रो एयरपोर्ट, जो कि लंदन में स्थित है, वहां पर पहुंचने वाली थी। इस प्लेन में 106 पैसेंजर्स एंड 11 क्रू मेंबर्स थे। ये फ्लाइट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस फ्लाइट में सफर कर रहे थे डॉक्टर जहांगीर होमी बाबा, जो कि उस समय इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहे थे और उसी समय इंडिया में बहुत कुछ चल रहा था। रिसेंटली ही पीएम के तौर पर इंदिरा गांधी को चुना गया क्योंकि अचानक से डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है और इसी के 2 वीक बाद ये फ्लाइट लंदन जा रही थी। इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान एंड चाइना के साथ युद्ध भी किया था एंड 2 साल पहले यानी कि 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लिया और इसी के चलते इंडिया ने भी न्यूक्लियर पावर बनने की ठान ली थी और इस सपने को साकार करने के लिए इंडिया ने रशिया से मदद मांगी एंड दोनों देशों ने मिलकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। ये सब होता हुआ देखकर बाहरी देशों ने इंडिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करने के लिए। अगर इंडिया इस ट्रीटी को साइन कर देता तो न्यूक्लियर पावर बनने के सभी रास्ते बंद हो जाते। तो पीएम लाल बहादुर शास्त्री एंड डॉक्टर जहांगीर होमी बाबा दोनों ने इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया और इसी समय के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है एंड उसके 2 वीक बाद डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा प्लेन में कहीं जा रहे थे, लेकिन उस समय कुछ बाहरी आवाजें बोल रही थी कि ये प्लेन सुरक्षित लैंड करना नहीं चाहिए। मुंबई से उड़ान भरने से पहले कैप्टन डिसूजा ने प्लेन को चेक किया कि सभी इंस्ट्रूमेंट्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो सब कुछ परफेक्ट लगने के बाद मुंबई से प्लेन सही सलामत टेक ऑफ कर लेता है एंड टाइम पर बैरूत में लैंड भी कर जाता है। जब बैरूत से उड़ान भरने की बारी आई तब कैप्टन ने फिर से प्लेन को चेक किया, लेकिन इस बार कैप्टन डिसूजा को एक प्रॉब्लम नजर आई। प्लेन के 2 वीओआर रिसीवर्स में से एक काम नहीं कर रहा था। वीओआर रिसीवर्स प्लेन की नेविगेशन एट पोजीशन को जानने के लिए यूज किए जाते हैं। जब आप एक वीओआर को किसी नजदीकी ग्राउंड स्टेशन के साथ कनेक्ट करते हैं तब आपको पता चलता है कि प्लेन किस दिशा में उड़ रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि प्लेन की पोजीशन क्या है। उसे पता करने के लिए हमें प्लेन के दूसरे वीओआर को दूसरे ग्राउंड स्टेशन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है और इन दोनों वीओआर से जो क्रॉस सेक्शन बना उससे हम प्लेन की एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं। लेकिन एयर इंडिया की पॉलिसी में लिखा हुआ था
कि प्लेन एक VOR पर भी उड़ सकता है, लेकिन आखिरी डिसीजन कैप्टन का होता है। VOR सिस्टम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स का यूज करते हैं और इससे प्रॉपरली वर्क करने के लिए ग्राउंड स्टेशन एंड प्लेन के बीच पाथ क्लियर होना चाहिए। माउंटेन्स वाले एरियाज इस सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्लेन अपनी नेविगेशन कुछ टाइम के लिए खो सकता है अगर एक ही VOR काम कर रहा है तो। सो बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक काफी बिजी एयरपोर्ट है। अगर कैप्टन इस फ्लाइट को यहाँ रोक देते तो घंटों तक वो फ्लाइट रुक जाती एंड सभी प्लेन्स के स्केड्यूल बिगड़ जाते। इसकी वजह से कैप्टन ने इस प्लेन को उड़ाने का मन बना लिया था। सो इस प्लेन ने बैरूत से सेफली टेक ऑफ तो कर लिया था। इसके बाद प्लेन जिनीवा में लैंड करने वाला था। सो प्लेन की ऊंचाई तकरीबन 20,000 फुट थी। बर्फीले तूफान में से जा रहा था। सो थिक क्लाउड्स एंड बर्फीले तूफान की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर थी। लेकिन कैप्टन को कहाँ पता था कि इस अंधेरी रात एंड बादलों के बीच कहीं माउंट ब्लॉन्क इनका इंतजार कर रहा है। कंचनजंगा जैसे ही जिनीवा के नजदीक पहुंचा, धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, जहां पर इटालियन ATC ने इस प्लेन की नेविगेशन को जिनीवा ATC को हैंडओवर किया। प्लेन कैप्टन डिसूजा ने कहा, Air India 101 maintaining the flight level 190 until passing the Mont Blanc report। उसके बाद इसी एल्टीट्यूड पर प्लेन उड़ता रहा, लेकिन वो ब्लाइंडली उड़ रहे थे क्योंकि प्लेन का एक VOR रिसीवर काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कैप्टन को पता नहीं चल रहा था कि प्लेन कहाँ पर है एंड किस पोजीशन पर हम उड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में पायलट्स यूज करते हैं प्रोसीजरल डिसेंट प्री डिफाइंड रूट, जिसमें पायलट को एक एल्टीट्यूड पर माउंट ब्लॉन्क तक उड़ना रहता होता है, उसके बाद प्लेन डिसेंड करता है। लेकिन दोस्तों रुकिए, यहाँ पर तो डिस्टेंस मेजरमेंट था ही नहीं, तो कैप्टन कैसे पता करेंगे कि माउंट ब्लॉन्क हमने पार कर लिया है या फिर नहीं। तो इसके लिए पायलट कैलकुलेट करते हैं सेकेंड्स को, यानी कि स्पेसिफिक डिस्टेंस प्लेन ने कितने सेकंड में काटा वो मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि टर्बुलेंस इतना ज्यादा था बर्फीली हवाओं की वजह से, जिसकी वजह से अगर कैप्टन कुछ मिलीसेकंड की भी गलती करते तो प्लेन पहाड़ों में टकरा जाता। उसके बाद कैप्टन ने ATC को कांटेक्ट किया एंड कहा, Air India 101 we are above Mont Blanc। लेकिन ये सुनते ही जिनीवा ATC को शॉक लगा क्योंकि ऑपरेटर्स ने देखा कि कैप्टन की बताई पोजीशन एंड रडार पर दिखने वाली पोजीशन मैच नहीं कर रही थी। तो ATC ने करेक्शन करते हुए कहा, Negative Air India 101 you are 5 miles away from the Mont Blanc। सो प्लेन वहां नहीं था जहां पर कैप्टन ने अज्यूम किया था। प्लेन उस वक्त 19,000 फीट पर उड़ रहा था, जो कि 2300 फीट ऊपर था मॉन्ट ब्लॉन्क की सबसे बड़ी चोटी से। उसके बाद प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा। ATC के रडार पर प्लेन नीचे डिसेंड करता हुआ दिख रहा था। तो वो लोग आपस में सोचने लगे कि क्या प्लेन ने माउंट ब्लॉन्क को पार कर लिया है। प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा था, 19,000 फीट, 17,000 फीट, 16,000 फीट एंड अचानक से रडार से प्लेन गायब हो जाता है। Air India 101 do you copy। बट सामने से कोई जवाब नहीं आता। ATC के लोग एम्प्टी रडार स्क्रीन को सिर्फ देखते रह गए और चारों ओर खामोशी छा गई। प्लेन, पैसेंजर्स, कैप्टन और सभी सपने सिर्फ चंद सेकंड में खत्म हो गए। उसके बाद तुरंत ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर्स की टीम ने माउंटेन रेंजेस को 24 घंटे छानबीन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन दूसरे दिन एक रेस्क्यू टीम को एक माउंटेन रेंज पर कुछ मलबा दिखा। जब वहां रेस्क्यू टीम पहुंची तब वहां का वेदर देख के रेस्क्यू टीम ने सोच ही लिया था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर -24 डिग्री से भी कम था और मलबा इतना ज्यादा बुरी तरीके से टूट गया था कि किसी की बचने की कोई संभावना नहीं थी। यानी कि कुछ ही सेकंड में 106 पैसेंजर्स एंड 11 क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी थी, जिसमें हमारे देश के डॉक्टर जहांगीर होमी बाबा भी थे। तो दोस्तों, क्या एक एक्सीडेंट था या फिर ये परफेक्टली प्लान्ड असैसिनेशन था? तो इस हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, जिसमें शॉकिंग डिटेल्स पता चलती है। जहां एयर इंडिया 101 क्रैश हुआ था, उसका मलबा माउंटेन रेंजेस में तकरीबन 25 किलोमीटर में फैला हुआ था, जो कि दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा करता है। अगर प्लेन पहाड़ों पर टकराया था तो उसका मलबा एक ही जगह पर होना चाहिए या फिर पहाड़ के नीचे थोड़ा जमा होना चाहिए, लेकिन इसका मलबा तकरीबन काफी लंबे डिस्टेंस पर फैला हुआ था। जब 16 साल पहले यानी कि 1950 में मालाबार एक्सप्रेस, जो कि एक एयर इंडिया का ही प्लेन था, टकराया था, तो उसका मलबा एक ही स्पॉट पर देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, क्या हो
कि अगर कंचनजंगा कभी टकराया ही ना हो, हवा में ही ब्लास्ट हो गया हो या फिर बॉम्ब से उड़ा दिया गया हो। ऐसे ही शॉकिंग डिटेल्स पता चली जब 2013 में एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था कन्वर्जेशंस विद क्रू, जिसमें फॉर्मर CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली एंड जर्नलिस्ट जॉर्ज डगलस के बीच की कन्वर्जेशन में CIA के फॉर्मर ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली ने ये कहा था कि इस प्लेन को असैसिनेशन में CIA का ही हाथ है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी उसमें भी CIA का हाथ था। दोस्तों ये थियरी एक अकेली थियरी नहीं है, दूसरी भी कई थियरी सामने आई थी, जिसमें एक थियरी ऐसी भी है कि एयर इंडिया 101 क्रैश हुआ था लेकिन एक दूसरे प्लेन से टकरा गया था। ORTF रिसर्च ग्रुप जो कि वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहा था, तब उनको एयर इंडिया के मलबे के साथ USAF यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स के एक विमान का मलबा भी मिला था जो कि F-104G स्ट्रीट फाइटर जेट था। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई तब उसमें लिखा हुआ था कि प्लेन के 2 VOR में से एक VOR खराब होने की वजह से प्लेन के कैप्टन ने गलत पोजीशन बता दी थी, जिसको सही करते हुए जेनीवा ATC ने नई पोजीशन कैप्टन को बताई, लेकिन मिसकम्युनिकेशन की वजह से कैप्टन ने प्लेन को नीचे उतारा, जिसकी वजह से एयर इंडिया 101 माउंट ब्लांक में क्रैश कर गया था। दोस्तों ये हादसा काफी सारे सवाल हमारे पीछे छोड़ जाता है। ये हादसा आज से तकरीबन 59 ईयर्स पहले हुआ था, लेकिन दोस्तों अगर ये हादसा ना हुआ होता तो आज डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की वजह से इंडिया किसी और पोजीशन पर होता न्यूक्लियर पावर में। लेकिन सैडली इस हादसे में डॉक्टर जहांगीर होमी बाबा की मौत हो जाती है और ये केस ऐसे ही क्लोज हो जाता है और हमें आज तक पता नहीं चलता कि आखिरकार उस हादसे में हुआ क्या था। आप क्या सोचते हैं इस हादसे के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।